स्वागत है दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं हूं साहिल और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल कहेगा बस अब आगे क्या हुआ। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी बस एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, वीडियो को आधा जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर आपने आधा सुन लिया तो पूरी कहानी सुने बिना आप रुक नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं इस हॉरर कहानी की दुनिया में। मेरा नाम राजेश है। मैं पिछले 8 सालों से दिल्ली में ऑटो चलाता हूँ। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो 3 दिन पहले की बात है। 3 दिन, सिर्फ 3 दिन हुए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे एक पूरी जिंदगी गुजर गई हो। मैं अभी भी कांप जाता हूँ जब उस रात की याद आती है। मेरे हाथ अभी भी थरथराते हैं जब मैं अपनी ऑटो का स्टीयरिंग पकड़ता हूँ। डॉक्टरों ने कहा है कि मुझे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो गया है। पुलिस वाले मुझ पर हंसे और बोले कि मैंने शराब पी रखी थी। मेरी पत्नी सोचती है कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैंने क्या देखा था। मैं जानता हूँ कि उस रात क्या हुआ था, और सबसे डरावनी बात, वो अभी भी वही है। मुझे पता है, मैं महसूस कर सकता हूँ। चलिए मैं शुरू से बताता हूँ। 21 नवंबर की रात थी, मंगलवार। मुझे तारीख इसलिए याद है क्योंकि उस दिन मेरी बेटी का जन्मदिन था और मैं देर से घर पहुंचने की वजह से उससे झगड़ा करके निकला था। सोचा था कि रात में अच्छी कमाई करके सुबह उसके लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट लेकर जाऊंगा। रात के करीब 11 बज रहे थे। मैं द्वारका सेक्टर 12 मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा था। वहां कुछ और ऑटो वाले भी थे, रमेश, संतोष और गुड्डू। हम सब आखिरी सवारी का इंतजार कर रहे थे। यार राजेश, आज तो बहुत सन्नाटा है, संतोष ने कहा अपनी बीड़ी सुलगाते हुए। 12 बजने वाले हैं, अब तो घर चलना चाहिए। हाँ भाई, मैंने जवाब दिया, बस 1-2 सवारी और मिल जाए तो चलते हैं। तभी रमेश बोला, अरे वो देखो, कोई आ रहा है। मैंने देखा, मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों से एक औरत उतर रही थी। इतनी रात को अकेले। वो काफी दूर थी, उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, बस एक सिलहूट दिख रहा था स्ट्रीट लाइट में। मेरी बारी है, गुड्डू ने कहा और अपनी ऑटो स्टार्ट करने लगा। वो औरत धीरे धीरे पास आ रही थी। अब मैं उसे थोड़ा बेहतर देख सकता था। उसने सफेद सूट पहना हुआ था, बाल खुले थे, चेहरे पर एक दुपट्टा था जो आधा चेहरा ढक रहा था। गुड्डू उसके पास गया। कहाँ जाना है मैडम? उसने कुछ कहा, लेकिन इतनी धीमी आवाज में कि मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर अचानक गुड्डू ने अपना हाथ हिलाया। नहीं मैडम, वहां मैं नहीं जाऊंगा, बहुत दूर है। वो औरत फिर कुछ बोली। नहीं मैडम, सॉरी, गुड्डू ने कहा और अपनी ऑटो वापस ले आया। क्या हुआ? मैंने पूछा। अरे यार, झड़ौदा कलां के पीछे उस पुराने हॉस्पिटल वाली सड़क पर जाना है उसको, गुड्डू ने कहा। इतनी रात को वहां कौन जाएगा? वो तो बिल्कुल वीरान इलाका है। कितना दे रही है? रमेश ने पूछा। 500, गुड्डू बोला। 500? मेरे कान खड़े हो गए। वहां का किराया तो मुश्किल से 150-200 बनता था। इतना ज्यादा? हाँ, लेकिन यार उस इलाके में इतनी रात को। नहीं भाई, गुड्डू ने कहा। मैंने उस औरत की तरफ देखा, वो वहीं खड़ी थी, हमारी तरफ देख रही थी। स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी में उसका सफेद सूट एकदम चमक रहा था। मेरे दिमाग में ख्याल आया, 500 रुपए, मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट आ जाएगा। और वैसे भी मैं झड़ौदा के उस इलाके से पहले भी गुजरा था। हाँ, थोड़ा वीरान था, लेकिन डरने वाली क्या बात थी। मैं चलता हूं, मैंने कहा। पागल मत बन राजेश, संतोष ने कहा। उधर इतनी रात को अकेला, और वैसे भी इतने पैसे कौन देता है? कुछ गड़बड़ है। अरे क्या गड़बड़? देखो तो सही, बेचारी औरत है, जरूरत में होगी, मैंने कहा। सच कहूं तो मेरे अंदर भी थोड़ी हिचकिचाहट थी, लेकिन पैसों का लालच बहुत मजबूत था। मैंने अपनी ऑटो स्टार्ट की और उसके पास गया। मैडम, झड़ौदा चलना है? मैंने पूछा। उसने सिर हिलाया। मैं अभी भी उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पा रहा था क्योंकि दुपट्टा आधे चेहरे को ढके हुए था। 500 देंगी? मैंने कंफर्म किया। हाँ, उसने कहा। आवाज बहुत धीमी थी, जैसे फुसफुसाहट हो। ठीक है, बैठिए। वो पीछे बैठ गई। मैंने बैक मिरर में उसे देखा, उसका सिर नीचे झुका हुआ था। तो कहाँ एग्जैक्ट लोकेशन बता दीजिए, मैंने पूछा जैसे ही मैंने ऑटो चालू की। आगे बताऊंगी, उसने फुसफुसाते हुए कहा। मैंने ऑटो मोड़ी और झड़ौदा की तरफ निकल पड़ा। पीछे मुड़कर देखा तो संतोष और गुड्डू सिर हिला रहे थे, जैसे मैं कोई गलती कर रहा हूं। लेकिन मैंने सोचा,
क्या गलत हो सकता है? बस एक सवारी है, 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा, पैसे लेकर वापस आ जाऊंगा। काश मैं जानता होता। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था। मैं मुख्य सड़क पर था, थोड़ी बहुत गाड़ियां आ जा रही थीं। रेडियो पर कोई पुराना गाना बज रहा था। मैंने बैक मिरर में उस औरत को देखा। वो बिल्कुल शांत बैठी थी, सिर नीचे झुका हुआ। उसके लंबे काले बाल उसके चेहरे पर गिरे हुए थे। मैडम, आप कहाँ काम करती हैं? मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आमतौर पर मैं सवारियों से बात करता रहता हूं, टाइम पास हो जाता है। कोई जवाब नहीं। मैडम, मैंने फिर पूछा। शायद उसने सुना नहीं। मैंने रेडियो की आवाज कम की। हम अब मुख्य सड़क से थोड़ा हट गए थे। आसपास की गाड़ियां कम हो गई थीं। सड़क के दोनों तरफ खेत और झाड़ियां दिखने लगी थीं। मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस होने लगी। ये इलाका दिन में भी थोड़ा सुनसान रहता था, रात को तो बिल्कुल वीरान था। मैडम, एग्जैक्ट कहाँ उतरना है? मैंने पूछा। आगे, उसी धीमी फुसफुसाहट जैसी आवाज में जवाब आया। मैं आगे बढ़ता रहा। अब तक हम झड़ौदा की मुख्य बस्ती को भी पार कर चुके थे। सड़क और भी संकरी हो गई थी। स्ट्रीट लाइट्स भी अब बहुत कम थीं। तभी मेरा रेडियो अजीब आवाजें करने लगा। पहले तो गाना धीमा हो गया, फिर एकदम से तेज, फिर कुछ स्टैटिक की आवाज, फिर अचानक बंद हो गया। ये क्या? मैंने रेडियो को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हो रहा था। ठीक है, सोचा मैंने, पुराना रेडियो है, कभी कभी ऐसे ही हो जाता है। लेकिन फिर मुझे ठंड महसूस होने लगी। नवंबर था और ठंड तो थी ही, लेकिन अचानक से तापमान बहुत ज्यादा गिर गया लग रहा था। मेरी सांसें भाप बनकर निकलने लगी। मैंने बैक मिरर में देखा। वो औरत वैसे ही बैठी थी। मैं उसकी सांसें नहीं देख पा रहा था। इतनी ठंड में उसकी सांसें भाप क्यों नहीं बन रही थी? मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैडम, बस यहीं कहीं है ना? मैंने पूछा, अपनी आवाज में घबराहट छुपाने की कोशिश करते हुए। नहीं, उसने कहा, आगे। लेकिन मैडम, ये तो बहुत आगे निकल गया, यहां तो कुछ है ही नहीं। बस थोड़ा आगे। मैं बहुत बेचैन हो गया था। मेरे दिमाग में संतोष और गुड्डू के शब्द गूंज रहे थे। पागल मत बन राजेश। सड़क अब एकदम अंधेरी हो गई थी। सिर्फ मेरी ऑटो की हेडलाइट ही रोशनी का एकमात्र स्रोत थी। दोनों तरफ घनी झाड़ियां और पेड़ थे। कोई घर नहीं, कोई दुकान नहीं, बस अंधेरा। फिर मेरी ऑटो की लाइट भी फ्लिकर करने लगी। नहीं नहीं नहीं, मैं बुदबुदाया, अभी नहीं। लेकिन लाइट लगातार ऑन ऑफ हो रही थी। मैंने ऑटो की स्पीड कम की। तभी वो औरत बोली, यहां उतार दो। मैंने चारों तरफ देखा। यहां कुछ भी नहीं था। बस एक पुरानी टूटी हुई दीवार दिख रही थी सड़क के किनारे, और अंधेरा, बहुत ज्यादा अंधेरा। यहां? मेरी आवाज कांप रही थी। हाँ। मैंने ऑटो रोकी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए थे, हालांकि बहुत ठंड थी। पैसे? मैंने हाथ पीछे की तरफ बढ़ाया, मुड़कर नहीं देखा। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। कुछ सेकंड बीत गए, कोई जवाब नहीं। मैडम, मैंने कहा। फिर मैंने बैक मिरर में देखा, सीट खाली थी। वो औरत गायब थी। मेरा दिल धक से रुक गया। मैं तुरंत पीछे मुड़ा। नहीं, कोई नहीं, सीट बिल्कुल खाली। मैडम, मैं चिल्लाया, मैडम आप कहाँ गईं? मैंने झट से ऑटो से बाहर देखा। शायद वो उतर गई थी, लेकिन बाहर भी कोई नहीं था। मेरी सांसें तेज हो गईं। ये कैसे हो सकता है? ऑटो चल रही थी, मैं तो यहीं बैठा था। वो कब उतरी? मुझे पता कैसे नहीं चला? हेलो, मैं चिल्लाया, कोई है? मेरी आवाज खाली सड़क पर गूंजी और फिर सन्नाटा। तभी मुझे एहसास हुआ, बाहर पूरा सन्नाटा। कोई आवाज नहीं, बिल्कुल नहीं। न झींगुरों की आवाज, न हवा की सरसराहट, न कुत्ते की भौंकने की आवाज, कुछ नहीं। मेरे दिल की धड़कनें धीरे धीरे तेज हो रही थी। भाग यहां से, मेरे दिमाग ने कहा, अभी भाग। मैं तुरंत ऑटो में बैठा और एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुई। नहीं, प्लीज, मैं फुसफुसाया। फिर से कोशिश की, फिर भी नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने फिर से स्टार्टर मारा। इस बार इंजन की आवाज तो आई, लेकिन ऑटो स्टार्ट नहीं हुई। चल भाई चल, मैं ऑटो से मिन्नतें कर रहा था, प्लीज चल। तभी मुझे आईने में कुछ दिखा। मेरे पीछे करीब 50 कदम दूर उस सफेद पोशाक वाली औरत खड़ी थी। मेरी सांस गले में अटक गई। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, सिर झुका हुआ, लंबे काले बाल चेहरे पर झूल रहे थे। मैंने फिर से स्टार्टर मारा। ऑटो की आवाज आई, लेकिन फिर भी नहीं चली। बैक मिरर में देखा, वो औरत थोड़ी पास आ गई थी, लेकिन मैंने उसे चलते हुए नहीं देखा था। वो बस पास हो गई थी। नहीं नहीं नहीं,
मैं घबराहट में बुदबुदा रहा था। फिर से स्टार्टर। मिरर में देखा, वो और पास आ गई थी, अब सिर्फ 20 कदम दूर। और फिर धीरे धीरे उसने अपना सिर उठाया। जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसका चेहरा वो इंसानी चेहरा नहीं था। त्वचा सफेद थी, आंखें बिल्कुल काली थीं, पूरी तरह काली। कोई सफेदी नहीं, बस खाली गहरे काले गड्ढे। और मुंह कानों तक फटा हुआ था, एक अस्वाभाविक विकृत मुस्कान में। एक चीख मेरे गले से निकली। मैंने पागलों की तरह स्टार्टर मारा। ऑटो चालू हो गई। मैंने पूरे जोर से एक्सेलरेटर दबाया। ऑटो तेजी से आगे बढ़ी। मैंने मिरर में देखा, वो औरत अब वहां खड़ी थी जहां मेरी ऑटो थी। वो मेरी तरफ देख रही थी। फिर वो हंसी, भगवान, वो हंसी। वो किसी इंसान की हंसी नहीं थी, वो एक चीख थी, एक कांटे जैसी, कानों को फाड़ देने वाली चीख, जो किसी तरह हंसी की तरह लग रही थी। मैं तेजी से भाग रहा था, ऑटो की मैक्सिमम स्पीड में। सड़क के गड्ढों की, झटकों की कोई परवाह नहीं, बस भागना था। मैंने फिर मिरर में देखा, वो गायब थी, लेकिन राहत की जगह मेरा डर और बढ़ गया। वो कहाँ गई? मैं आगे देख रहा था, सड़क पर ध्यान दे रहा था। हेडलाइट अभी भी फ्लिकर कर रही थी, लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। फिर अचानक मेरे ऑटो के सामने हेडलाइट की रोशनी में वो औरत प्रकट हुई, बीच सड़क में, बस खड़ी। मैंने ब्रेक मारा। ऑटो एक तेज आवाज के साथ रुकी। वो सिर्फ 10 कदम दूर थी, सीधे मेरी तरफ देख रही थी। वो भयानक मुस्कान अभी भी उसके चेहरे पर थी। क्या चाहिए आपको? मैं बुदबुदाया, हालांकि मुझे पता था वो सुन नहीं सकती। वो एक कदम आगे बढ़ी, फिर एक और। उसकी चाल वो सही नहीं थी। उसके पैर जमीन को छू रहे थे, लेकिन वो चल नहीं रही थी। वो तैर रही थी, स्लाइड कर रही थी। मैंने रिवर्स गियर लगाई। ऑटो पीछे जाने लगी। वो तेजी से आगे आने लगी। नहीं, मैं चिल्लाया। मैंने ऑटो घुमाई एक तेज मोड़ में और फिर से फॉरवर्ड गियर में आगे भागा। मैं उससे दूर जा रहा था, सड़क के किनारे से, उबड़ खाबड़ रास्ते पर। पीछे मुड़कर देखा, वो वहीं खड़ी थी, सड़क के बीच में, देख रही थी। मैं बस भागता रहा। मुझे नहीं पता था मैं कहां जा रहा हूं, बस दूर, उससे दूर। करीब 5 मिनट तक मैं उस ऑफ रोड पर भागता रहा। फिर अचानक मैं एक मुख्य सड़क पर आ गया। थोड़ी लाइटें थीं, दूर में कुछ गाड़ियों की आवाजें आ रही थीं। मैंने ऑटो रोकी और बाहर उल्टी कर दी। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैं सड़क के किनारे बैठ गया, अपने सिर को घुटनों पर रख लिया। सपना था, मैं अपने आप से कहने लगा। बस एक सपना था, लेकिन यह सपना नहीं था, मैं जानता था। मैंने कुछ देर बाद अपने आप को संभाला। अपने फोन से देखा, रात के 12:45 हो रहे थे। मैंने अपनी लोकेशन चेक की। मैं रोहिणी सेक्टर 36 के पास था। मतलब मैं झड़ौदा से काफी दूर निकल गया था। मुझे घर जाना था, बस घर। मैंने ऑटो स्टार्ट की। इस बार वो आसानी से चालू हो गई। रेडियो भी वापस काम करने लगा। मैं घर की तरफ बढ़ा। अब मुख्य सड़क पर था, लाइटें थीं, थोड़ी गाड़ियां थीं, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लेकिन मेरा दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। मैं लगातार बैक मिरर देख रहा था। घर पहुंचने में करीब आधा घंटा लगा। जब मैं अपनी गली में पहुंचा तो पहली बार थोड़ी राहत महसूस हुई। मैंने ऑटो पार्क की, तालाबंदी की और तेजी से अपने घर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। हम 3री मंजिल पर रहते हैं। 2री मंजिल पर पहुंचा, तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। कोई मुझे देख रहा था। मैं रुक गया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। नीचे सीढ़ियों के तल पर अंधेरे में मुझे एक सफेद आकृति दिखी। मेरी सांस रुक गई। वो वहां थी, सिर झुका हुआ, बाल चेहरे पर गिरे हुए। नहीं, मैं चिल्लाया और दौड़ा। 3री मंजिल तक भागा, अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा। घंटी बजाई, जोर जोर से दस्तक दी। खोलो, खोलो, मैं चिल्ला रहा था। पीछे मुड़कर देखा, वो 2री मंजिल तक आ गई थी। खोलो प्लीज। दरवाजा खुला। मेरी पत्नी गीता वहां थी, नींद से जागी हुई, छिड़ी हुई। क्या हो गया है तुम्हें? इतनी रात को क्यों चिल्ला रहे हो? पड़ोसी। मैंने उसे धक्का देकर अंदर कर दिया, अपने आप को अंदर फेंका और दरवाजा बंद करके चेन लगा दी। राजेश, क्या हो गया? गीता डर गई थी। मैं दरवाजे के पीप होल से बाहर देख रहा था। सीढ़ियां खाली थी, वो नहीं थी। राजेश, गीता ने मेरे कंधे को छुआ। मैं चौंक गया और पीछे हट गया। अरे मैं हूं। गीता, क्या हुआ है तुम्हें? मैंने उसे देखा, फिर चारों तरफ देखा। हमारा छोटा सा घर, लिविंग रूम, किचन,
बेडरूम जहां हमारी बेटी सो रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। मैं धड़ाम से सोफे पर गिर गया, अपना सिर हाथों में ले लिया। राजेश, बोलो ना, क्या हुआ है? गीता मेरे पास बैठ गई। चिंता उसकी आवाज में साफ थी। मैंने कुछ देखा, मैं बुदबुदाया। क्या देखा? मैंने उसे सब बताया। वो औरत, सफेद कपड़े, झड़ौदा की सड़क, उसका चेहरा, सब कुछ। गीता चुप बैठी सुनती रही। जब मैंने खत्म किया तो उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। तुम्हें बुखार तो नहीं है? गीता, मैं बीमार नहीं हूं, मैंने सच में देखा है। राजेश, शांत हो जाओ। देखो, तुम बहुत थके हुए हो। आज सुबह से तुम बेटी से झगड़ा करके गए थे, मूड खराब था। रात को गाड़ी चलाते चलाते तुम्हें शायद कुछ गलत दिख गया, या नहीं? मैं खड़ा हो गया। मैंने देखा है गीता, वो सच था। वो औरत, वो चीज जो भी थी, वो असली थी। गीता ने गहरी सांस ली। ठीक है, अभी तो सो जाओ, सुबह बात करेंगे। लेकिन मैं कैसे सो सकता था? मेरा पूरा शरीर अलर्ट था। हर छोटी आवाज पर मैं चौंक जा रहा था। तुम सो जाओ, मैंने कहा, मैं बस थोड़ा यहीं बैठता हूं। गीता झींकी, लेकिन फिर बेडरूम में चली गई। मैं लिविंग रूम में बैठा रहा। सभी लाइटें ऑन कर दी, टीवी चालू कर दी आवाज के लिए। लेकिन मेरा ध्यान दरवाजे पर था, खिड़की पर था। घंटे बीतते गए, मेरी आंखें खुली रहीं। सुबह हुई, धूप खिड़की से अंदर आने लगी। पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। मैंने राहत की सांस ली। दिन हो गया था, अब सब ठीक था। गीता उठी, चाय बनाने किचन में गई। मेरी बेटी रिया भी उठ गई। पापा, वो मेरे पास दौड़ी आई। आप रात को इतना चिल्ला क्यों रहे थे? कुछ नहीं बेटा, मैंने उसे गले लगाया। बस एक बुरा सपना था। ओह पापा, आप कल मेरा बर्थडे भूल गए। उसने मुंह फुलाया। अपराध की एक लहर मुझ पर आई। सॉरी बेटा, मैं आज तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लाऊंगा, ठीक है? पक्का? पक्का? गीता चाय लेकर आई। राजेश, आज ऑटो मत चलाओ, आराम करो। नहीं, मैं ठीक हूं, मैंने कहा। हालांकि मैं ठीक नहीं था। मेरा सिर भारी था, आंखें जल रही थीं, लेकिन मुझे पैसे कमाने थे। कल की रात की वजह से मुझे एक पैसा नहीं मिला था। राजेश, मैंने कहा ना मैं ठीक हूं। नहा धोकर मैं बाहर निकला। दिन की रोशनी में सब कुछ बहुत अलग लग रहा था। नॉर्मल, सुरक्षित। मैंने अपनी ऑटो देखी। वो वैसे ही खड़ी थी जैसे मैंने रात को छोड़ी थी। मैं पास गया, उसे अनलॉक किया। सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर मेरी नजर पीछे की सीट पर गई। वहां सीट पर सफेद धागे पड़े थे, बहुत सारे सफेद धागे, जैसे किसी कपड़े से निकले हों। मेरी सांस फिर तेज हो गई। नहीं, मैं बुदबुदाया। नहीं नहीं नहीं। मैंने धागों को उठाया। वो असली थे, मेरी कल्पना नहीं। कल रात असली थी। मैंने धागों को फेंक दिया और ओंठों को अच्छे से साफ किया। फिर पूजा करने एक नजदीकी मंदिर गया। पंडित जी से प्रसाद लेकर आया और ओंठों पर लगाया। भगवान मेरी रक्षा करना, मैंने प्रार्थना की। फिर मैं काम पर निकल गया। दिन भर मैंने नॉर्मल सवारियां की। ऑफिस जाने वाले लोग, मार्केट जाने वाली औरतें, स्कूल जाने वाले बच्चे, सब कुछ रूटीन था। शाम होने लगी। मैंने देखा कि मैंने अच्छी कमाई कर ली थी। अब घर जाने का समय था। लेकिन तभी मुझे रमेश का फोन आया। राजेश, तू कल रात कहाँ गायब हो गया था? उसने पूछा। मैंने उसे संक्षेप में बताया। उसने कुछ नहीं कहा, बस सुनता रहा। राजेश, फिर उसने कहा, तू जानता है वो जगह जहां तूने कहा वो औरत उतरना चाहती थी? हाँ, वो पुराने हॉस्पिटल वाली जगह। हाँ, वहां करीब 15 साल पहले कुछ हुआ था। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या? एक औरत को वहां मार दिया गया था। उसका बॉयफ्रेंड था, उससे झगड़ा हुआ था। उसने उसे मार डाला और शव को वहीं फेंक दिया। बहुत दिनों बाद पता चला, तब तक वो सड़ चुका था। मेरा गला सूख गया। लोग कहते हैं, रमेश आगे बोला, कि उसकी आत्मा अभी भी वहां भटकती है। रात को लोगों ने देखा है उसे, सफेद कपड़ों में। वो लोगों को अपने साथ ले जाना चाहती है। तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं चिल्लाया। अरे, मुझे लगा बस अफवाह है। मैं खुद नहीं मानता था। लेकिन अब तेरी बात सुनकर मैंने फोन काट दिया। मेरे हाथ फिर से कांप रहे थे। तो वो सच था। वो कोई हेलुसिनेशन नहीं था। वो एक आत्मा थी, एक चुड़ैल, और उसने मुझे देख लिया था। मैं तुरंत घर की तरफ चल दिया। सूरज ढलने लगा था। मुझे अंधेरा होने से पहले घर पहुंचना था। लेकिन दिल्ली में ट्रैफिक, मैं जाम में फंस गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। स्ट्रीट लाइटें जलने लगी। मैं बेचैन हो गया। चारों तरफ देख रहा था।
हर सफेद कपड़े वाली औरत पर मेरी नजर जा रही थी। दिल धक से रुक जा रहा था। आखिरकार मैं अपनी गली में पहुंचा। ऑटो पार्क की ओर तेजी से सीढ़ियां चढ़ने लगा। दूसरी मंजिल पर पहुंचा तो झटके से रुक गया। तीसरी मंजिल की सीढ़ियों पर मेरे घर के दरवाजे के पास एक आकृति खड़ी थी, सफेद कपड़ों में। मेरा दिल धक से रुक गया। नहीं नहीं, यहां नहीं, मेरे घर पर नहीं। फिर वो आकृति मुड़ी। मेरी पड़ोसन थी, रमा आंटी, सफेद साड़ी में। अरे राजेश बेटा, आ गए, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी सांस छूटी। हाँ हाँ आंटी, बहुत थके लग रहे हो, जाओ आराम करो। मैं ऊपर गया, दरवाजा खोला, अंदर गया। गीता किचन में खाना बना रही थी। रिया टीवी देख रही थी। सब कुछ नॉर्मल था। मैं सोफे पर बैठ गया। शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। शायद वो चुड़ैल बस उसी इलाके में रहती है, यहां तक नहीं आ सकती। शायद मैं अब सुरक्षित हूं। रात का खाना खाने के बाद मैं सोने चला गया। थकान की वजह से जल्दी ही नींद आ गई, लेकिन नींद में मुझे सपने आए। मैं उसी अंधेरी सड़क पर था। वो ऑटो चला रहा था। पीछे वो औरत बैठी थी। कहाँ जाना है, मैं पूछ रहा था। वो धीरे धीरे अपना सिर उठा रही थी। उसका चेहरा अब और भी भयानक था। त्वचा सड़ रही थी, कीड़े निकल रहे थे, आंखें खून से भरी थीं। तुम्हारे साथ, उसने कहा, और उसकी आवाज एक चीख थी। मैं चिल्लाकर उठ गया। बिस्तर पर पसीने से तर, दिल तेजी से धड़क रहा था। गीता जागी। फिर से? सॉरी, मैंने कहा। बस एक बुरा सपना। वो कुछ नहीं बोली, बस करवट बदलकर सो गई। मैं उठा, बाथरूम गया, मुंह धोया, आईने में अपने आप को देखा। मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे, चेहरा पीला पड़ गया था। मैं वापस बेडरूम में आया, लेकिन सो नहीं पाया, बस छत को देखता रहा। कुछ घंटे बीत गए, फिर मुझे एक आवाज सुनाई दी, खट। मैं रुक गया, ध्यान से सुना। खट। कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा था रात के। मैंने घड़ी देखी, 3:17। खट खट खट। गीता, मैंने धीरे से कहा। गीता, सुनो। क्या? वो नींद में बुदबुदाई। कोई दरवाजे पर है क्या? इतनी रात को? वो उठ बैठी। खट खट खट। सुना? मैंने कहा। गीता ने सिर हिलाया। हम दोनों बेडरूम से बाहर निकले, लिविंग रूम में गए। दरवाजा बंद था, चेन लगी हुई थी। खट खट खट। आवाज दरवाजे से आ रही थी। कौन है? गीता ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। खट खट खट। मैं पीपा होल की तरफ गया, झांक कर देखा, सीढ़ियां खाली थीं, कोई नहीं था, लेकिन दस्तक जारी थी। खट खट खट। कोई नहीं है बाहर, मैंने कहा। तो आवाज कहां से आ रही है? गीता के चेहरे पर डर था। फिर अचानक आवाज बदल गई। अब वो खिड़की से आ रही थी। खट खट खट। हम दोनों खिड़की की तरफ मुड़े, पर्दे बंद थे। राजेश, गीता फुसफुसाई। मैं धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा, हाथ बढ़ाया पर्दे की तरफ। मैंने पर्दा हटाया। खिड़की के बाहर कांच के उस पार वो थी, वो औरत, सफेद कपड़ों में, वही काली आंखें, वही फटा हुआ मुंह, और वो मुस्कुरा रही थी। तीसरी मंजिल पर हवा में तैर रही थी। गीता और मैं चिल्लाए। उसने अपना हाथ उठाया और खिड़की के कांच पर रखा। कांच में दरार पड़ने लगी। नहीं, मैं चिल्लाया। रिया बेडरूम से भागकर आई। क्या हुआ पापा? रिया, अंदर जाओ, गीता ने चिल्लाकर कहा। लेकिन रिया ने खिड़की देख ली। उसने उस औरत को देख लिया। वो चीखी। उस औरत की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने अपना दूसरा हाथ भी कांच पर रखा। दरारें बढ़ने लगी। भागो, मैंने चिल्लाया। हम तीनों दरवाजे की तरफ भागे। मैंने चेन खोली, दरवाजा खोला। पीछे से कांच टूटने की आवाज आई। हम सीढ़ियों से नीचे भागे। दूसरी मंजिल, पहली मंजिल, नीचे। बिल्डिंग के बाहर निकले, सड़क पर आए, पीछे मुड़कर देखा। तीसरी मंजिल पर हमारे फ्लैट की खिड़की से एक सफेद आकृति बाहर निकल रही थी। चलो चलो, मैंने कहा। हम भागे, सड़क पर। पता नहीं कहां जा रहे थे, बस भाग रहे थे। हम एक 24 घंटे खुले रहने वाले मेडिकल स्टोर के पास रुके। वहां लाइट थी, कुछ लोग थे। रिया रो रही थी, गीता उसे संभाल रही थी। मैं हाँफ रहा था, चारों तरफ देख रहा था। राजेश, वो क्या था? गीता की आवाज कांप रही थी। मैंने बताया था तुम्हें, मैंने कहा। मैंने बताया था कि मैंने कुछ देखा है। लेकिन वो हमारे घर कैसे? मुझे नहीं पता। मेडिकल स्टोर के मालिक ने हमें देखा। क्या हुआ? सब ठीक है? नहीं, और मैंने कहा, हमें मदद चाहिए।
किस तरह की मदद? कोई कोई पंडित? कोई जो इन चीजों के बारे में जानता हो? मेडिकल स्टोर वाले ने एक संदेहात्मक नजर डाली, लेकिन फिर कहा, पास में ही एक बाबा रहते हैं, वो इन मामलों में मदद करते हैं। लेकिन रात को प्लीज, मैंने मिन्नत की, ये बहुत जरूरी है। उसने हमें पता दिया। वो जगह यहां से 5 मिनट की दूरी पर थी। हम वहां पहुंचे। एक छोटा सा मंदिर था, उसके साथ एक कमरा जहां बाबा रहते थे। मैंने दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। फिर से खटखटाया। कौन है? अंदर से एक बुजुर्ग आवाज आई, बाबा, हमें मदद चाहिए, प्लीज दरवाजा खोलिए। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एक बुजुर्ग व्यक्ति वहां खड़े थे, लंबी सफेद दाढ़ी, माथे पर तिलक। क्या हुआ बेटा? उन्होंने पूछा। मैंने सब कुछ बताया। वो औरत, सफेद कपड़े, ओनाटो, झड़ौदा, सब कुछ। बाबा की आंखें गंभीर हो गईं। अंदर आओ, उन्होंने कहा। हम तीनों अंदर गए। छोटा सा कमरा था, लेकिन साफ सुथरा। दीवारों पर भगवान की तस्वीरें थीं। बैठो, बाबा ने कहा। हम बैठे। बाबा ने मेरी आंखों में देखा लंबे समय तक, फिर बोले, तुमने जो देखा वो एक चुड़ैल है, एक बहुत शक्तिशाली चुड़ैल। वो 15 साल से उस जगह पर भटक रही है। हम जानते हैं, मैंने कहा, लेकिन वो हमारे पीछे क्यों आई? क्योंकि तुमने उसकी सवारी ली, बाबा ने कहा। तुम उसकी ऑटो में बिठाया। अब वो तुमसे जुड़ गई है। वो तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक क्या? जब तक वो तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाती। गीता की सांस रुक गई। रिया फिर से रोने लगी। नहीं, मैंने कहा, नहीं, कोई रास्ता होगा, आप कुछ कर सकते हैं। बाबा ने सोचा, एक रास्ता है, लेकिन बहुत खतरनाक है। कोई भी रास्ता चलेगा, बताइए। तुम्हें वापस उसी जगह जाना होगा जहां उसकी मृत्यु हुई थी। वहां तुम्हें एक पूजा करनी होगी, उसकी आत्मा को शांति देनी होगी, तभी वो तुम्हारा पीछा छोड़ेगी। वापस वहां? मेरा दिल बैठ गया। हाँ, और ये सूर्योदय से पहले करना होगा, अगली रात तक नहीं, आज ही। मैंने घड़ी देखी, 4:30 बज रहे थे। सूर्योदय में अभी करीब 1.5 घंटा था। लेकिन अगर मैं वहां गया और वो मुझे, तभी तो मैंने कहा, यह खतरनाक है, बाबा ने कहा। लेकिन कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर तुम नहीं गए तो वो तुम्हारे पीछे आती रहेगी, तुम्हारे परिवार के पीछे आएगी, और एक दिन। वो नहीं बोले, लेकिन मैं समझ गया। मैं जाऊंगा, मैंने कहा। राजेश नहीं, गीता ने मेरा हाथ पकड़ा। मुझे जाना होगा गीता, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। बाबा उठे, एक थैली में कुछ चीजें भरने लगे। अगरबत्ती, कपूर, कुछ जड़ी बूटियां, एक छोटी मूर्ति। ये सब ले जाओ, उन्होंने मुझे थैली दी। वहां पहुंचकर जहां उसकी मृत्यु हुई थी, वहां ये सब रखना, अगरबत्ती जलाना, ये मंत्र पढ़ना। उन्होंने मुझे एक कागज दिया जिस पर मंत्र लिखे हुए थे। और सबसे जरूरी, बाबा ने मेरी आंखों में देखा, डरना मत। अगर तुमने डर दिखाया तो वो तुम पर हावी हो जाएगी। मजबूत रहो, याद रखो, वो सिर्फ एक आत्मा है। तुम जीवित हो, तुम्हारे पास शक्ति है। मैंने सिर हिलाया, हालांकि मेरे अंदर सिर्फ डर था। जाओ, बाबा ने कहा, जल्दी करो, सूर्योदय से पहले खत्म करना होगा। गीता और रिया को मैंने बाबा के पास छोड़ दिया, वो वहां सुरक्षित रहेंगी। मैं अपनी ऑटो की तरफ गया। वो अभी भी मेरी बिल्डिंग के पास पार्क थी। ऑटो के पास पहुंचा तो रुक गया। पीछे की सीट पर फिर से सफेद धागे पड़े हुए थे। वो यहां आई थी, मेरी ऑटो में। मैंने गहरी सांस ली। तुम सिर्फ एक आत्मा हो, मैं खुद से कहा। मैं जीवित हूं, मुझे डरने की जरूरत नहीं। मैं ऑटो में बैठा, स्टार्ट की, बाबा की थैली बगल में रखी और झड़ौदा की तरफ चल दिया। इतनी सुबह सड़कें खाली थीं, अंधेरा अभी भी था, लेकिन आसमान के किनारे थोड़ी लाली आने लगी थी। सूर्योदय करीब था, मुझे जल्दी करनी थी। मैं तेजी से गाड़ी चला रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ पसीने से भीगे हुए थे। मुख्य सड़क से मुड़ा, संकरी गलियों में घुसा, वही रास्ता जो कल रात लिया था। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, लाइटें कम होती जा रही थीं, सड़क वीरान होती जा रही थी। फिर मैं उस जगह पर पहुंच गया, वही पुरानी टूटी हुई दीवार, वही अंधेरा। मैंने ऑटो रोकी, इंजन बंद किया, सन्नाटा। मैंने बाबा की थैली उठाई, बाहर निकला। ठंडी हवा चल रही थी, बहुत ठंडी, अस्वाभाविक ठंडी। मैं दीवार के पास गया। रमेश ने बताया था कि यहीं कहीं उस औरत का शव मिला था। मैंने थैली से सामान निकाला, जमीन पर एक छोटा सा स्थान साफ किया, मूर्ति रखी, अगरबत्ती जलाई, कपूर जलाया, फिर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम शांति शांति शांति।
मेरी आवाज कांप रही थी। ओम भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस। हवा तेज हो गई, बहुत तेज। ओम शांतिम शांतिम। तभी मुझे एहसास हुआ मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं रुक गया, मंत्र बीच में छोड़ दिया, धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वो वहीं थी, 3 कदम दूर, सफेद कपड़ों में, सिर झुका हुआ। मेरी सांस रुक गई। डरना मत, बाबा के शब्द याद आए। डरना मत। मैं वापस मुड़ा, मंत्र पढ़ने लगा तेज आवाज में। ओम शांतिम शांतिम शांतिम। मुझे एक आवाज सुनाई दी, फुसफुसाहट। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैं रुका नहीं, मंत्र जारी रखा। ओम भूर्भुवः स्वः। फुसफुसाहट तेज हुई। मैं अकेली हूं, इतने सालों से अकेली। ओम तत्सवितुर्वरेण्यम। मुझे साथ चाहिए, तुम मेरे साथ चलो। मेरी आवाज लड़खड़ाई, फिर मुझे छुआ गया, मेरे कंधे पर एक ठंडा बर्फीला हाथ। मैं चिल्लाया, उछलकर आगे हो गया, पीछे मुड़ा। वो बिल्कुल पास थी, मेरे ठीक सामने, सिर उठा हुआ। वो चेहरा, भगवान, वो चेहरा अब और भी भयानक था। त्वचा फटी हुई, हड्डियां दिख रही थी। आंखें, वो काली खोखली आंखें सीधे मेरी आत्मा में देख रही थी। तुम मेरे साथ आओगे, उसने कहा, और उसका मुंह हिला भी नहीं। आवाज सीधे मेरे दिमाग में आ रही थी। नहीं, मैंने चिल्लाकर कहा। मैंने बाबा का दिया हुआ कपूर उस पर फेंका। वो चीखी, एक ऐसी भयानक चीख कि मेरे कान फटने लगे। वो पीछे हटी। मैंने तुरंत मुड़कर मंत्र पढ़ना जारी रखा। ओम भर्गो देवस्य धीमहि। वो फिर से चीखी, धियो यो न प्रचोदयात्। हवा इतनी तेज हो गई कि मैं गिरने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला। ओम शांतिम शांतिम शांतिम। वो मेरे चारों तरफ चक्कर काटने लगी, तेजी से। मैं उसे देख भी नहीं पा रहा था, बस एक सफेद धुंधली आकृति मेरे इर्द गिर्द घूम रही थी। मैं मंत्र पढ़ता रहा, आंखें बंद कर ली, बस बाबा के शब्दों पर ध्यान केंद्रित किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अचानक सब कुछ शांत हो गया, हवा रुक गई, चीख पुकार बंद हो गई। मैंने आंखें खोली। वो मेरे सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा बदल गया था। वो भयानक नहीं लग रही थी, वो उदास लग रही थी, एक सामान्य औरत जैसी, जवान, सुंदर, लेकिन बहुत दुखी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बस घर जाना चाहती थी, उसने कहा, और इस बार उसकी आवाज नॉर्मल थी, इंसानी। उस रात वो मुझे यहां ले आया। मैंने सोचा वो मुझे घर छोड़ देगा, लेकिन मेरा दिल पसीज गया। ये कोई राक्षस नहीं थी, ये एक लड़की थी जिसके साथ बहुत बुरा हुआ था। मैं माफी चाहता हूं, मैंने कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए, लेकिन तुम्हें जाने देना होगा। तुम यहां फंसी हो, तुम्हें शांति मिलनी चाहिए। वो मुझे देखती रही, फिर धीरे से मुस्कुराई, एक दुखद मुस्कान। शांति, उसने फुसफुसाया। मैंने आखिरी मंत्र पढ़ा, ओम शांति शांति शांति। उसकी आकृति धुंधली होने लगी, धीरे धीरे गायब होने लगी, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार फिर मुझे देखा और धन्यवाद कहा। शब्दों में नहीं, लेकिन मैंने महसूस किया। फिर वो गायब हो गई पूरी तरह से। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा। सूरज निकलने लगा था, आसमान में सफेदी फैल गई थी, पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। हवा अब नॉर्मल थी, गर्म। वो चली गई थी। मैंने राहत की एक लंबी सांस ली। मेरे घुटने कमजोर हो गए और मैं वहीं बैठ गया। खत्म हो गया, मैं बुदबुदाया। आखिरकार खत्म हो गया। करीब 10 मिनट बाद मैंने खुद को संभाला, सामान समेटा, ऑटो में बैठा, वापस बाबा के मंदिर पहुंचा। गीता और रिया बाहर इंतजार कर रही थी। मुझे देखते ही दोनों दौड़कर आईं। राजेश, गीता ने मुझे गले लगाया। पापा, रिया रो रही थी। सब ठीक है, मैंने उन दोनों को चूमा। सब कुछ ठीक हो गया। बाबा बाहर आए, उन्होंने मेरी आंखों में देखा और मुस्कुराए। तुमने अच्छा किया बेटा, उस आत्मा को शांति मिल गई। धन्यवाद बाबा, मैंने उनके पैर छुए। आपने मेरी जान बचाई। नहीं बेटा, तुमने खुद को बचाया, तुम्हारी हिम्मत ने। वो 3 दिन पहले की बात थी। आज मैं फिर से ऑटो चला रहा हूं, लेकिन अब रात में नहीं, सिर्फ दिन में। शाम होते ही मैं घर चला जाता हूं। मेरी पत्नी अब मुझ पर विश्वास करती है। रिया को अभी भी कभी कभी बुरे सपने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ठीक हो रही है। मैंने उस इलाके में फिर कभी नहीं जाता। झड़ौदा का नाम सुनकर भी मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। लेकिन कभी कभी रात में जब मैं अपनी बंद ऑटो को खिड़की से देखता हूं, तो मुझे लगता है कि पीछे की सीट पर कोई बैठा है, सफेद कपड़ों में। फिर मैं आंखें मलता हूं
और दोबारा देखता हूँ, कुछ नहीं होता। शायद बस मेरा वहम है, या शायद नहीं। मैं नहीं सोचना चाहता। जो भी हो, मैंने एक सबक सीखा है। कुछ चीजें पैसों से ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। कुछ सवारियां नहीं लेनी चाहिए। और रात के अंधेरे में हर सफेद साड़ी वाली औरत सिर्फ एक औरत नहीं होती। कभी कभी वो कुछ और होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक खुद का ख्याल रखना।